वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले बता देता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी। पेडागोजी अगर आप सही कर लेते तो सीटेट वाला एग्ज़ाम है आपका, वो काफ़ी हद तक आप ये उसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब आप उसको कवर कर लेंगे। तो सीटेट के एग्ज़ाम में मेन है कि 75 मार्क्स की आपकी आती है पेडागोजी और 75 नंबर में होता है आपका कंटेंट। तो अगर आप वीडियो को देखोगे और आने वाली वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 75 में से आप 60 नंबर आराम से ला सकते हो। 60 नहीं तो 50 प्लस तो आ ही जाएंगे। अगर ये आपने नंबर कवर कर लिए तो आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखो और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करने हैं, जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट में। इस वीडियो में मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा कि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको सॉल्व कैसे करने हैं। पेडागोजी करने के केवल दो ही तरीके, या तो आप उस क्वेश्चन को रियल लाइफ में इमेजिन करके उसका आंसर कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव और निगेटिव वाली थ्योरी लगा सकते हैं। पेडागोजी का कोई रूल नहीं है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। बस वही है कि अगर आप इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं या फिर आप इसको पॉजिटिव निगेटिव की तरह करते हैं। तो दो ही तरीके हैं, दोनों तरीके से करके देखेंगे क्वेश्चंस को और फिर आपको बाद में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक अध्यापक कक्षा में 4 के छात्रों को निम्न कार्य देता है। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। इस कार्य में से निम्न में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। और एक और बात, पेडागोजी चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथ की हो, सभी में हमें एक ही फॉर्मेट लगाना है, तभी आपके 60 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक ही मेथड लगाएंगे हम और देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक क्लास 4th की छात्र हैं, उनको 25 टाइलों को रखना है आयताकार समूह में व्यवस्थित करके। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइल होगी, आयताकार टाइल है, उसमें क्या होगा, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। आयतन तो नहीं हो सकता ना इसका। अगर आप निकालोगे तो एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो एरिया और पेरीमीटर पे ही हमें ध्यान देना है। जब टाइल है तो उसमें आयतन नहीं निकल सकता, आयतन नहीं निकल सकता, आयतन नहीं निकल सकता। तीन ऑप्शन आपके कट हो गए। चौथा वाला बचता है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। क्षेत्रफल मैंने बताया, एरिया, पेरीमीटर और गुणनखंड, फैक्टर आप उसके कर सकते हो। तो ऑब्वियस बात है कि जो काम 2D में दिया गया है, जो टाइलें हमें 2D में दी गई हैं, तो उसमें 3D वाला तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए था। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा केवल लास्ट वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजी के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानना है। अब हमें नहीं पता है क्या है प्याजे का प्रस्ताव, हम भूल चुके हैं, पेपर में हमारे सामने यही क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता। ठीक है, तो संरक्षण करना है, भौतिक राशियां हैं, देखते हैं कैसे। ऑप्शन मिनिमाइज करेंगे। कह रहा है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं आप बच्चों को सिखाओगे उससे पहले वो भार को जानना, भार को समझना सीख जाएगा। बिल्कुल गलत बात है ये। पहले वो संख्याओं को सीखेगा उसके बाद भार को सीखेगा। पहला ऑप्शन गलत हुआ। सेकंड वाले पे चलते हैं। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले से आ जाती है। बिल्कुल गलत। आप सबसे पहले बच्चे को नंबर सिखाते हो, लंबाई मापना नहीं सिखाते हो। थर्ड वाला कह रहा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। और एक चौथा ऑप्शन और है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था सही। तो आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले या आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले। देखो, आयतन मापना वो पहले सीखेगा, द्रव्यमान निकालना, मास निकालना बाद में सीखता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है गलत। लेकिन थर्ड वाले में कह रहा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आ जाती है। आयतन उसे नहीं पता है लेकिन वो वेट को बता सकता है कि ये कौन भारी है कौन हल्का है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वान हेले या वेन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन होंगे जो पेडागोजी में आपको पूछे जाएंगे कि जो भी हमारे साइंटिस्ट, जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट बोला है तो वो किस पर बोला है।
ठीक है, तो हमें उनको याद रखेंगे। और वेन हेले काफ़ी पूछा जाता है, वेन हेले को आप याद रखना ज्योमेट्री से। इन्होंने केवल ज्यामिति चिंतन दिया था, जिसमें जो कुछ पहलू थे वो आगे वाले क्वेश्चनों में आपको दिखेंगे। वेन हेले ने कौन कौन से चिंतन दिए थे उसको भी देखेंगे, एक जासूसीकरण है, ज्यामिति है, बहुत सारे दिए हैं, इसी ज्यामिति चिंतन में दिए। तो केवल हमें इतना याद रखना है, वेन हेले ज्यामिति से संबंधित थे। ठीक है, तो इस तरह के आप याद रख सकते हैं, इनमें नहीं लगेगा कि पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। नेक्स्ट है हमारे सामने, निम्न समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। मतलब मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका कौन सा कौशल हो सकता है, कौन सी स्किल हो सकती है जिससे आप कर सकते हो मैथमेटिक्स में। ऑप्शन मिनिमाइज करेंगे। देखो सेकंड, नीचे से चलते हैं। चित्रांकन करना, मैपिंग आप करते हो मैथमेटिक्स में। पीछे से हल करना कर सकते हो, लेकिन रट लेना, रटना मैथमेटिक्स में कोई नहीं सिखाएगा। ऑप्शन हो गया गलत आपका। प्रत्यम त्रुटि विधि, चित्रांकन या फिर कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मैथमेटिक्स में आप नहीं सिखाते, कंठस्थ करना तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं सिखाओगे आप। फिर से कंठस्थ करना सेकंड वाले में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। बचता है आपके सामने एक विवेचन करना, चार नहीं चर है ये, चर का प्रयोग करना, मतलब एक्स वाई जेड जो भी करते हैं आप अलजेब्रा में, प्रतिरूप देखना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। कौन सा साधन उचित है, एक बात बता देता हूं कि मैथमेटिक्स में जब भी पॉइंट का गुणा करने के लिए बोलता है 0.2 0.3, तो आप क्या करोगे, एक जैसे जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर होता है उसमें आपने देखा होगा एक बॉक्स में 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी लाइंस होती हैं, तो उसके थ्रू आप 0.3 मतलब कि एक कॉलम का तीसरा भाग 0.3 को प्रदर्शित कर सकता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई सिखा सकते हो। ठीक है, संख्या चार्ट से क्या होता है, रियल लाइन है, संख्या चार्ट है, दो संख्याओं के बारे में बताएगा। डेनियन ब्लॉक्स ये भी नहीं बताएगा, टेलर गिनतारा ये भी प्लेस वैल्यू के बारे में बताएगा। एक ग्राफ पेपर बचता है जो आपका सही आंसर होना चाहिए, और किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए, गुणन के लिए ग्राफ पेपर सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट करते हैं, और एक और बात बता दें कि सी टेट में एनसीएफ 2005 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनसीएफ अगर आ जाता है तो एक बात याद रखना, वो सभी आयामों को लेकर चलता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार हो रहा है। तो एनसीएफ को देख करके आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर करना है, मतलब कि सारे ऑप्शन उसमें इंक्लूड हो जाए एक तरह से, वो हमें आंसर करना होता है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। अब पाठ्यक्रम की बात कर दी यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है। अब एनसीएफ कोई भी पाठ्यक्रम सिलेबस बनाएगा वो सारी चीज़ों को लेकर चलेगा कि बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक एक्टिविटी कर सके। उसी तरह हमें ऑप्शन करना है। मिनिमाइज करेंगे इसमें भी। मिनिमाइज में क्या है कि अगर एक निगेटिव वर्ड मिल जाता है आपको तो वो ऑप्शन आप कट कर दोगे, चाहे उसमें कितनी भी पॉजिटिविटी दी हो, कितना भी पॉजिटिव वे में बोला गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने से। गणितीय संकल्पनाएं पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसमें कह दिया कठोरता, टफ वाली कैलकुलेशन करना सिखा दो, ये बोला है। ऐसा तो कभी नहीं बोल सकता कि टफ वाली कैलकुलेशन सिखाओगे बच्चों को, गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है, अभी हम बात के लिए इसको बचा के रख लेते हैं, टिक लगा लिया हमने। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अब तीन ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शन हमें लग रहे हैं पॉजिटिव। अब इसको मिनिमाइज करना है तीनों को। देखो कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होगा कि मतलब आप केवल एक्टिविटी एक्टिविटी करवाओगे, बाकी कुछ नहीं करवाओगे, मतलब एक ही बात बोली है, इसमें निगेटिव कुछ नहीं है, बट एक ही चीज को इंगित कर रहा है, तो ये हल्का सा गलत। सेकंड वाला, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, मतलब आप प्राइमरी लेवल पर जो भी गणित सिखा रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो आगे वाली आने वाली क्लासों में मैथ कर सके, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो आपके सामने केवल तीसरा ऑप्शन बचता है, थर्ड वाला, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, और ये कहीं भी आपको दिखे आपको बेस्ट लगना चाहिए। इससे भी बेस्ट हो सकता है कि वो खुद करके सीखेगा, लेकिन अभी हमारे लिए केवल थर्ड वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो हम थर्ड वाले को चूज करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। मतलब को आपको मैथमेटिक्स को काफी इफेक्टिवली तरीके से पढ़ाना है, तो इनमें से कौन सा एक नेगेटिव है वो आपको फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन है, नेगेटिव करके देखेंगे। अब देखो, हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है तो हमें पॉजिटिव वाले हटाने पड़ेंगे। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ठीक है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ये हो गया पॉजिटिव। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना, ठीक है। एक संकल्पना के लिए, एक चीज को सिखाने के लिए आप विभिन्न चीजें, विभिन्न मेथड को सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव रख लेते हैं। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अब आपके सामने दो हैं, इसमें भी एक बात बोली गई है और इसमें भी। अब इसमें सबसे ज्यादा निगेटिव क्या है कि छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चा जहां गलती करता है वहां से आपको मेथड उठाना चाहिए, वहां से आप सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, और थोड़ा बहुत नहीं, इसको पॉजिटिव ही मानोगे आप कि बच्चा जहां गलती कर रहा है, बच्चे को देख करके बाल केंद्रित शिक्षा का आप पालन करते हुए इस चीज का कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई नई चीज सिखा रहे हो, वहां पर अगर आपने परिचय दिया है उस चीज का, तो नियम जो हैं उसके, उनका कठोरता से पालन करोगे। मतलब जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही सिखाने की कोशिश करोगे। तो बस यहीं पर इसने गड़बड़ कर दिया, ये कठोरता वर्ड आ गया नेगेटिव, और इसका सेंस भी जा रहा है नेगेटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रॉस। अब देखो यहाँ पर पूछा था नॉट, जो नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, ठीक है। रियल लाइफ में जब आप इनको यूज करोगे तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे ये। लेकिन जो फोर्थ वाला है कठोरता से पालन, वो आपको बिल्कुल नहीं करता, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। फिर से हमें नेगेटिव वाला फाइंड आउट करना है, और नेगेटिव वाला आंसर होगा इसके लिए। पहला ऑप्शन है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकें, ठीक है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसको तो पॉजिटिव लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी के बारे में बता रहा है जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। बच्चे को कई जगह से सोचने के लिए मिल रहा है, मतलब वो अपनी थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर रहा है, एक से ज्यादा बार सोचेगा, पॉजिटिव हो गया। इसको मुख्यतः को अभी बचा के रखते हैं, अभी इस पर नहीं लगाते हैं, आप समझ जाएंगे क्यों। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रानुगत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, पॉजिटिव है। क्यों है, समझिए इसको। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की है, ऐसी एक्टिविटी को हमें बताना है, बच्चे को हमें ये सिखाना है कि रटना क्या होता है और संकल्पना में समझ जो होती है उसमें अंतर क्या है। मतलब रटने और संकल्पना को करने में आप बच्चे को अंतर करना सिखा देते हो, तो वो वैसे ही नहीं रटेगा। तो ये तो एक अच्छा कार्य हो गया, पॉजिटिव कार्य हो गया, तो ये भी टिक हो जाएगा हमारा सही पे। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बच्चे ने जहां गलती की है उसको आप पहचानेंगे, उसके बाद उनके जो तर्क हैं, बच्चे ने जो तर्क दिया है उसका विश्लेषण करोगे, उसको समझोगे, और उसके बाद बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे कि आपने कहाँ गलती की है। मतलब क्या है, बच्चे की आपने त्रुटि को समझा और उस पर विश्लेषण किया, ये भी हो गया पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर लिखा है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव है ये। अगर यहाँ लिखा होता समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव होता, फिर आपको गड़बड़ हो सकती थी कि ऑप्शन कौन सा चूज करें। लेकिन यहाँ कह रहा है मुख्यतः, मुख्यतः इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा मेनली। मेनली मतलब कि आप इसी काम पर डिपेंडेड हो। मतलब मेन मेन जब भी आप मैथ पढ़ाओगे तो आप मेनली केवल समूह बना के अपने कार्यों को चलाते रहोगे। तो केवल एक ही चीज पर हम टिक के नहीं चल सकते, हमें जब चलना है सारे आयामों को लेकर चलना है। तो इसके लिए थोड़ा सा गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कक्षा थर्ड में चतुर्थांश। चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए। मतलब कि एक कोई चीज है, उसके हमें 4 पार्ट करना सिखाना है, या फिर कहें मैथमेटिक्स में जो चतुर्थांश होते हैं उसको सिखाना है। 1/4 की संकल्पना कैसे सिखाएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे वो आपको देखना है।
3 ऑप्शन है, उनको क्रम में लगाना है एक तरह से। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिख दोगे। सबसे पहले तो ये नहीं हो सकता कि सबसे पहले आप उनकी साइंस को लिख दो, प्रतीकों को लिख दो। सेकंड है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे या फिर चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप चित्र नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि चित्र उसके समझ नहीं आएगा। आप उसको सबसे पहले कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो फिजिकली उसको टच में आनी चाहिए, फिजिकली वो उसको देख देख पाना चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकली जो टच होगा, फिजिकली जो उसको टच करके देखेगा, तो वो क्या है, ठोस पदार्थ लेकर आप कोई जाएंगे। जैसे सेब का चार पार्ट करने हैं, किसी फल का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, डस्टर का हो सकता है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको लेके जाओगे, उसको 4 भाग काट कर दिखाओगे, तो उसको समझ आएगा चतुर्थांश होता क्या है आखिर। फिर उसके बाद उसको चित्र से प्रदर्शित करोगे, उसके बाद उसके साइंस को बनाओगे, उसके प्रतीकों को बनाओगे, तब जाकर होगा। तो मतलब हमारा हुआ फर्स्ट पे करना है आपको सेकंड वाला, सेकंड पे करना है थर्ड वाला, और थर्ड पर करना है फर्स्ट वाला। तो आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि 2 3 1, 2 3 1 देख लो, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। इस तरह अगर आप टिक करते हो तो आपकी पूरी पेडागोजी सही हो जाएगी, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास थर्ड के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। 16 × 25 लिखा है, उसने 16 को ब्रेक कर लिया और 25 को ब्रेक कर लिया। 8 को 5 के साथ ऐड किया है और 2 को 5 के साथ। ठीक है, 40 × 10 बिल्कुल सही किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन की किस नियम का प्रयोग किया है। छात्र ने जो फॉर्मूला यूज किया है, जो नियम यूज किया है, वो कौन सा है। पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणनफल, सिद्धांत वितरण या साहचर्य सिद्धांत। तो याद रखना, इस तरह ब्रेक करके फिर ग्रुप बना करके जो मेथड होता है वो साहचर्य सिद्धांत होता है। इस तरह जो नियम होता है वो साहचर्य सिद्धांत होता है। आप इस पर टिक करेंगे। जो पेयर बना के किया, जो ब्रेक करके पेयर बना के किया जाता है, वो साहचर्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट करते हैं। पेडागोजी में कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप याद रखोगे, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव से सारे हो जाएंगे। तभी मैंने 60 नंबर्स का बोला है, 75 में से पूरे नहीं बोले हैं, वरना कुछ ना कुछ तो गलत करोगे। ऐसा नहीं है कि सारे सही हो जाएंगे। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे। अब आप ऐसे विद्यालय में चयनित किए जाते हैं जहां समावेशी शिक्षा है, हर प्रकार का लड़का है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, काफी उच्च स्तर का है और निम्न स्तर का भी, हर तरह के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। तो उसमें से ये क्वेश्चन निकाला है कि दृष्टिबाधित बच्चा आपको मिलता है जो देख नहीं सकता है, तो उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे। फिर से निगेटिव और पॉजिटिव से करेंगे, तो निगेटिव वाले हम हटा देंगे और पॉजिटिव वालों को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो पूछ रहा है वो पॉजिटिव में पूछ रहा है। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, बच्चा आपके पास पढ़ने आया है, दूसरे टीचर के पास नहीं गया है, तो आप उसे दूसरे टीचर के पास नहीं भेज सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा गलत। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, थोड़ी देर रखते हैं इसको। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के पास बैठाकर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों का साधनों का प्रयोग करके, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला आंसर हमें देखने से पता चल गया कि ये राइट है। किसके लिए, दृष्टिबाधित के लिए। बाकी अतिरिक्त समय दोगे, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए ज्यादा टाइम दे दो, नहीं। उन्हें उच्च उपलब्धि प्राप्त वाले छात्रों के पास नहीं बैठाना है, वो खुद को कुछ ना कुछ कमजोर समझेगा, डिमोटिवेट समझ सकता है, तो हम इन दोनों ऑप्शन का चूज नहीं करेंगे, वैकल्पिक प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं। कैसे करने हैं आप समझिएगा, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में मैं इन क्वेश्चन को ले करके समझा दूंगा, बट अभी आपको आंसर करने हैं। जितनी पेडागोजी मैंने बताई है उस तरह अगर आप करते हो तो आप 100% इसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़ना है। 2 समस्याएं दे रखी हैं, ए और बी। पहला कह रहा है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में है 17, सब मिलाकर कितने संतरे हुए, ये एक समस्या है। दूसरी वाली कह रहा है कि क 9,950 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपए की वृद्धि हुई है, ना नई कीमत क्या है। यहां देखो, यहां पर 15 + 17 हुआ है और यहां पर 9,950 में 375 रुपए की हुई है वृद्धि। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नई कीमत क्या है। दोनों ही लगभग लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं। ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है।
ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धित संरचना को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि यहाँ पर केवल 15 और 17 संतरों को उसने जोड़ा है और यहाँ पर किया है कि 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हुई है। वृद्ध आंसर तो आपका प्लस करके ही निकलेगा, बट ये मेथड हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि इसमें संवर्धन हुआ है या इसमें समुच्चयन हुआ है, या इसमें समुच्चयन है या फिर इसमें संवर्धन है। कमेंट करना अपने आंसर्स को, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। अगली वाली वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से क्या है और कैसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो गैस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वेट करना नई वीडियो का। जल्दी से पेडागोजी की दूसरी वीडियो भी डालेंगे। अगर पेडागोजी समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर पेडागोजी का ऐसा ही सेशन फिर से लेना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन और करने हैं, तो कमेंट करके बता देना कि ऐसी वीडियो और डालो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।